Hello everyone, welcome to our group. This is our Ask Geology group, a whole new way to understand our Mother Earth. ठीक है, यहाँ पर तुम देखो कि पैलियोंटोलॉजी हम पढ़ेंगे वहाँ पर फॉसिल्स के, विल लर्न अबाउट फॉसिल्स. ठीक है ना. तो यहाँ पर फॉसिल्स का मतलब लाइफ फॉर्म के बारे में देखेंगे. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि जो हमारा जियोलॉजी है उसको अर्थ साइंस बोलते हैं. तो अर्थ से रिलेटेड जितने भी सारे चीज़ें हैं, पास्ट में क्या हुआ था, प्रेजेंटली क्या हो रहा है, किस रेट में हो रहा है, फ्यूचर में क्या होगा, तो ये सब चीज़ें हम पढ़ते हैं अर्थ साइंस में. ठीक है. अभी पैलियोंटोलॉजी में फॉसिल्स के बारे में पढ़ेंगे. तो फॉसिल्स का मतलब है कि लाइफ फॉर्म, लाइफ कब आया, कैसे इवॉल्व हुआ, अभी मॉडर्न ह्यूमन कहाँ से आ गए, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर पढ़ेंगे. ठीक है. मतलब पहले जियोलॉजिकल टाइम स्केल का पूरा हाँ, है ना। जियोलॉजिकल टाइम स्केल इज, देखो जियोलॉजिकल टाइम स्केल क्या है. जब हमारा अर्थ बन गया या फिर यूनिवर्स बना, यूनिवर्स बनने के बाद अभी रिसेंट टाइम तक जो भी हमारे पास अवेलेबल है, एंड ऊपर से जो हमारा जियोलॉजिकल टाइम स्केल है ना, जियोलॉजिकल टाइम स्केल दैट इज बेस्ड ऑन रॉक्स. तो पहले हाँ। रॉक कहाँ से बना, किस एज में बना था, उसके बाद से ये जियोलॉजिकल टाइम स्केल तुम्हारा अवेलेबल है. ठीक है ना. अभी क्या है कि पैलियोंटोलॉजी में लाइफ फॉर्म कब आया. यू ऑल्सो नो दैट. यहाँ पर देखो, जो ये पिछले वाले सेक्शन में, इन दिस सेक्शन, यहाँ पे हम क्या बताए थे, अर्थ एंड सोलर सिस्टम यहाँ पर था, है ना. अर्थ एंड सोलर सिस्टम. तो सोलर सिस्टम में सोलर सिस्टम कैसे इवॉल्व हुआ, पूरा यूनिवर्स कैसे बना, ये सब चीज़ें वहाँ पर है. वेरियस टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस आर देयर. तो वहाँ से पता चलता है, एंड द मोस्ट एक्सेप्टेड इज योर बिग बैंग थ्योरी. ठीक है ना. हाँ। अभी बिग बैंग को लेकर बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं स्टूडेंट्स के अंदर कि वहाँ पर दो सूरज थे, ऐसे बढ़ गए, टूट गया, जो भी हुआ. तो ऐसा नहीं है. तो ओवरऑल जो हमारा इवोल्यूशन ऑफ आवर, लाइक फॉर्मेशन ऑफ आवर सोलर सिस्टम एंड फॉर्मेशन ऑफ आवर अर्थ, देन द अर्ली फॉर्मेशन ऑफ द ओल्डेस्ट रॉक, तो ये सब चीज़ें हम देखेंगे कि हाउ द यूनिवर्स फॉर्म्ड, हाउ द आवर अर्थ इज फॉर्म्ड. ठीक है ना. उसके बाद फॉर्म होने के बाद धीरे धीरे क्या क्या चेंजेस आए, एम्बियंट एनवायरमेंटल कंडीशंस में क्या क्या चेंजेस आया हुआ था. क्योंकि जब हमारा अर्थ बना था तब तो ऐसे एटमॉस्फेयर ऑक्सीजनेटेड नहीं था, या फिर नहीं रॉक्स नहीं। उतने बड़े, हमारा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का थिकनेस भी इतना ज़्यादा नहीं था. तो क्या क्या प्रोसेस हुआ, एंड बाय दैट टाइम हम ये समझेंगे कि दैट आवर मदर अर्थ, इट वाज टेकिंग इट्स ओन टाइम टू मेक सुइटेबल प्लेस फॉर द लाइफ टू बी सस्टेन्ड. ठीक है ना. लाइफ को सस्टेन करने के लिए वो ट्राई कर रहा था कि कैसे अच्छा इन्वायरमेंटल कंडीशंस वो खुद बना पाए. ठीक है ना. अभी क्या होता है कि नॉर्मली जब हम घर बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना, ये एग्जाम्पल है, हाँ। जब हम घर बनाने की सोचते हैं तो सोचते कब हैं, जब तुम्हारे पास जॉब हो, पैसा आ रहा है, योर डेली लाइफ इज ओके, उसके बाद देन यू विल प्लान फॉर एक घर बनाना है या फिर शादी करना है, जो भी चीज़ें हैं. तो पहले यू विल हैव टू मेक योर सेल्फ स्टेबल. तो उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा. अभी तुम पढ़ रहे हो, उसके बाद थोड़ा प्रिपरेशन करोगे, उसके बाद जॉब लगेगी, जॉब लगने के बाद तो तुरंत ही तो शादी नहीं कर लोगे. उसके बाद थोड़ा नहीं। स्टेबिलिटी मेंटेन करोगे, ये हो गया, वो हो गया, बैंक बैलेंस हो गया, थोड़ा सेविंग्स हो गया, उसके बाद ही देन यू आर रेडी टू गेट मैरिड, और यू आर रेडी टू डू सम अदर स्टफ, है ना. तो ऐसे हाँ। ही बिफोर आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ आवर अर्थ, उसके बाद आवर मदर अर्थ वाज कंटिन्यूअसली ट्राइंग कि वो अपने आप को तैयार करेगा कि लाइफ फॉर्म को सस्टेन करवाने के लिए, ऐसा अपने आप को तैयार करेगा कि उसके अंदर लाइफ आ सकता है. ठीक है ना. तो पहले लाइफ फॉर्म्स बहुत जल्दी नहीं आया हुआ था. जो हम बोलते हैं 4.6 बिलियन ईयर, दिस इज द एज ऑफ आवर अर्थ. तो 4.6 बिलियन ईयर का हमारे पास लाइफ फॉर्म अवेलेबल नहीं है. नहीं। ठीक है ना. पहले तो मतलब 400 क्या ऐसा तो कुछ मतलब पीरियड था ना जो जिसमें का वो फॉसिल से कुछ भी नहीं मिलता है इस पीरियड वही का। तो मैं बोल रहा हूँ. अभी देखो, ये वहाँ पर रॉक्स बन रहे थे, उसके बाद एनवायरनमेंट हाँ। कैसे कुछ चेंज हुआ, देन पीसीसी बाउंड्री आया, प्री कैम्ब्रियन, कैम्ब्रियन को पहले बता रहे थे कि यहाँ पर पीसीसी बाउंड्री, वहाँ पे आया तुम्हारा लाइफ फॉर्म पहले स्टार्ट हुआ. बट नाउ सम थ्योरीज और रिसर्च दे आर सजेस्टिंग दैट लाइफ फॉर्म उससे पहले भी था.
तो उस टाइम में लाइफ फॉर्म क्या था, उसके बाद लाइफ फॉर्म में क्या क्या चेंजेस हुआ, इफ लाइफ फॉर्म में कुछ चेंजेस हुआ तो वो चेंजेस क्यों हुआ, ठीक है ना। बिकॉज लाइफ फॉर्म चेंज तभी होगा जब तुम्हारे पास जो एम्बियंट कंडीशंस, एनवायरमेंटल कंडीशंस होंगे, तो वहाँ पे कुछ ऐसे चेंजेस होगा। एम्बियंट एनवायरमेंटल कंडीशंस अगर चेंज होंगे, देन ओनली यू विल ट्राई टू अडॉप्ट टू द न्यू एनवायरमेंटल कंडीशंस। फॉर एग्जाम्पल अभी एक नॉर्थ ईस्ट का एक लड़का आ जाएगा, लड़का या फिर लड़की आ जाएगा, वो आ जाएगा राजस्थान में, ठीक है ना। तो बात यह है कि नॉर्थ ईस्ट का उसका एनवायरनमेंट अलग है, टेम्परेचर ज़्यादातर कम ही रहता है, पहाड़ के आसपास एरिया। अभी राजस्थान में डायरेक्ट आ जाओगे तो 43 डिग्री सेंटीग्रेड, 52 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अभी यहाँ पर क्या हुआ है कि दे विल फील अनकंफर्टेबल, बट यहाँ पर वो रहने के बाद 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 1 साल रहने के बाद दे विल अडॉप्ट टू दिस एनवायरमेंट, है ना। अभी जैसे कि अभी हम कभी जाते हैं मनाली, कश्मीर या फिर नॉर्थ ईस्ट के साइड जाते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि हमें नॉर्मल टेम्परेचर में दिन में भी हमें स्वेटर की ज़रूरत हो जाता है, बट वहाँ पे तुम जाओ, वहाँ पे शाम को जहाँ पर हम 2 जैकेट लेके जा रहे हैं, वहाँ पे वहाँ का जो आदिवासी या फिर वहाँ के जो लोग हैं, सिविलियंस है, तो उन लोगों को बिना जैकेट वो दे आर कंफर्टेबल, ठीक है ना। तो ऐसे ही कुछ चेंजिंग एनवायरमेंटल कंडीशन होगा, उसके बाद दे विल ट्राई द ओल्डर लाइफ फॉर्म्स, दे विल ट्राई टू अडॉप्ट टू द न्यूअर वर्जन्स ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर कंडीशन और एम्बियंट एनवायरमेंटल कंडीशंस। उसके बाद लाइफ फॉर्म धीरे धीरे चेंज हुआ होगा, ठीक है ना। बोला जाता है कि जो हमारा पहला लाइफ फॉर्म है, इट वॉज स्टार्टेड फ्रॉम वाटर, ओशियन में वो स्टार्ट हुआ था। उसके बाद रेप्टाइल्स आए, उसके बाद लैंड प्लांट्स आए, लैंड एनिमल्स आए। उसके बाद ये क्या है कि धीरे 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 विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, विथ रेस्पेक्ट टू एनवायरमेंटल कंडीशंस, लाइफ फॉर्म चेंज होता गया, ठीक है ना। अभी यहाँ पर पैलेंटोलॉजी को हम अर्थ को स्टडी करने के लिए कैसे यूज करते हैं, कब आया। अभी हमारे पास डेटिंग एप्स अवेलेबल है। डेटिंग मतलब जो रूबिडियम स्ट्रंशियम डेट करते हैं, अभी नया वाला डेटिंग नहीं है, ठीक है ना। तो वो एप्स गलती से निकल गया, और डेटिंग टेक्निक्स हमारे पास अवेलेबल है। तो यहाँ पर जो फॉसिल हमें मिलेगा, उस फॉसिल अभी कौन से एज में मिल रहा है, उसका टेम्परेचर, प्रेशर कंडीशन क्या हो सकता था, स्टेबल आइसोटोप जियोकेमिस्ट्री हम वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। बहुत सारे, और पैलेंटोलॉजी में इसको हम प्रॉक्सी के तरह भी यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे करके हम अर्थ के प्रोसेस के बारे में भी समझ सकते हैं बाय यूजिंग पैलियोंटोलॉजी एज प्रोक्सीज, ठीक है। अभी उसका एप्लीकेशन देखेंगे, सेडिमेंटोलॉजी एंड स्ट्रैटिग्राफी। सेडिमेंटरी प्रोसेस कब स्टार्ट हुआ, कहाँ से स्टार्ट हुआ। उसके बाद स्ट्रैटिग्राफी देखेंगे, डिफरेंट डिफरेंट रीजन का स्ट्रैटिग्राफी, लोकल स्ट्रैटिग्राफी, रीजनल स्ट्रैटिग्राफी। ओवरऑल इंडिया को हम फोकस करेंगे ज़्यादातर, ठीक है। अभी बाहर नहीं जाएंगे, बिकॉज स्ट्रैटिग्राफी, अभी तुम बोलोगे कि सर स्ट्रैटिग्राफी ऑफ दिस कंट्री, तो रीजन वाइज अलग अलग स्ट्रैटिग्राफी होंगे। एंड जब हम अर्थ की बात करते हैं, तो अर्थ इज़ नॉट अबाउट सिर्फ और सिर्फ इंडिया के बारे में नहीं है। अर्थ में सारे के सारे कॉन्टिनेंट्स हैं, ओशियंस हैं, सब हैं। तो कुछ ऐसे प्रोसेसेस हुए होंगे जो कि पूरा अर्थ को अफेक्ट किया होगा, ठीक है ना। तो जो इफेक्ट है, दैट इफेक्ट माइट हैव फेल्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। जैसे कि हम बोलेंगे कार्बोनिफेरस। कार्बोनिफेरस एक जियोलॉजिकल टाइम स्केल में एक यूनिट है, एक टाइम यूनिट है, जिसमें ज़्यादातर वर्ल्ड वाइड हमें कोल डिपॉजिट्स मिलते हैं। कार्बोनिफेरस में कोल डिपॉजिट्स मिलते हैं, ठीक है। अभी जैसे कि तुम्हारे बंगाल में है ये तुम्हारा रानीगंज, कौन सा है, झरिया रानीगंज, झरिया रानीगंज कोल फील्ड है, ठीक है। उड़ीसा में तुम्हारा ईब एंड तालचेर कोल फील्ड है। तो ये जो कोल डिपॉजिट्स हुआ है, एक पर्टिकुलर टाइम में वर्ल्ड वाइड कोल डिपॉजिट्स हुआ था। तो हम यहाँ से इन्फर कर सकते हैं दैट दिस फेनोमेना, बाय दैट टाइम ये जो फेनोमेना हुआ, दैट अफेक्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। अभी हमारे पास इंडिया में, ये हमारा इंडिया हो गया, ठीक है ना। अभी ये नॉर्थ ईस्ट, ये जो हमारा ईस्टर्न पार्ट में जो कोल डिपॉजिट्स हैं, यहाँ तालचेरी वैली कोल फील्ड, यहाँ पे उड़ीसा में ऐसे हैं। तो ये क्या होता है कि द कोल, द ग्रेड एंड द
अप्रोक्सीमेट अल्टीमेट एनालिसिस में अगर हम देखेंगे, केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंडियन कोल्स दे आर समहाउ रिलेटेड टू द केमिकल एंड फिजिकल पैरामीटर ऑफ द कोल्स ऑफ द ऑस्ट्रेलिया। ठीक है ना। अभी ये दोनों सेम कैसे हो सकते हैं? अभी प्रोक्सीमेट एंड अल्टीमेट एनालिसिस कोल का दोनों अगर सेम हो रहे हैं, दैट इम्प्लाइज ये दोनों कभी एक साथ जुड़े हुए थे, तभी वहां पे यहाँ पे डिपॉजिट हुआ था, उसके बाद अलग हो गए, उसके बाद ब्रेकअप हो गया। ठीक है ना। तो ये सब चीजें भी इन्फर किया जा सकता है बाय यूजिंग सम और डिपॉजिट्स आल्सो। ठीक है ना। और हाँ, और वो भी तो जो स्नोबॉल अर्थ, स्नोबॉल अर्थ का कंडीशंस वहां पर भी आएंगे। ओवरऑल जो हमारा अर्थ जो था कितना मतलब वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस, वेरियस चेंजेस, कभी तुम्हारा आ गया ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है ना। अभी वार्मिंग कंडीशन आ जाएगा, देन फ्रीजिंग कंडीशन आ जाएगा। तो ये साइकिल कब होता है, क्यों होता है, कितने साल में होता है, ये सब चीजें भी ये तुम्हारा रिसेंट ये में जाएगा। ठीक है। फिर मिलानकोविक साइकिल वो भी तो आता है, मतलब मिलानकोविच साइकिल वो भी आएगा। ठीक है। वो तुम्हारा मेटेरोलॉजी और तुम्हारा क्लाइमेट साइंस उसमें आएगा। ठीक है ना। उसमें देखो मेरीन जियोलॉजी, पैलियो ओशिनोग्राफी, जियो केमिस्ट्री, इकोनॉमिक जियोलॉजी। इकोनॉमिक जियोलॉजी में हम क्या पढ़ेंगे? और फॉर्मिंग प्रोसेस एंड इकोनॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन। गोल्ड कहाँ पे मिलता है, सिल्वर कहाँ पे मिलता है, टंगस्टन कहाँ पे मिलता है, RE क्या होता है, रेयर मेटल क्या होता है, ये सब चीज़ें वहाँ पर पढ़ेंगे। एंड जियो केमिस्ट्री में क्या पढ़ेंगे? जियो केमिस्ट्री में ज़्यादातर हम देखेंगे स्टेबल आइसोटोप जियो केमिस्ट्री देखेंगे, रेडियोजेनिक आइसोटोप जियो केमिस्ट्री देखेंगे। उसके बाद जियो केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो बिग बैंग थ्योरी का एक्सप्लेनेशन बताता है, द कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूक्लियोसिंथेसिस, वहाँ पर देखेंगे। ठीक है। अभी जियो केमिस्ट्री कहाँ कहाँ पर यूज़ किया जा सकता है, और जियोलॉजी में जियो केमिस्ट्री कैसे यूज़ किया जाएगा, इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक में जियो केमिस्ट्री कैसे यूज़ किया जाएगा। यहाँ पर ट्रेस एलिमेंट जियो केमिस्ट्री एक है जो कि पढ़ाएंगे शायद। आई डोंट थिंक कि ट्रेस एलिमेंट जियो केमिस्ट्री हम इतना डेप्थ में पढ़ाएंगे फॉर दिस CSIR नेट। जो नॉर्मल जियोलॉजी गेट के लिए उसको बहुत ज़्यादा इन डिटेल पढ़ाना पड़ेगा, बट आई डोंट थिंक कि ट्रेस एलिमेंट जियो केमिस्ट्री हमें इतना ज़्यादा पढ़ाना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद प्री कैम्ब्रियन जियोलॉजी एंड क्रस्टल इवोल्यूशन, उसके बाद क्वाटरनरी जियोलॉजी। ठीक है। जियोलॉजिकल टाइम स्केल पढ़ेंगे, उसके बाद ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। प्री कैम्ब्रियन में क्या हुआ था, कैम्ब्रियन में क्या हुआ, पैलियोजोइक में क्या हुआ, सेनोजोइक में क्या हुआ, मेसोजोइक में क्या हुआ। तो ये सब चीज़ें विथ रेस्पेक्ट टू टाइम कैसे कैसे इवॉल्व हुआ, रॉक का डिफरेंशिएशन देखेंगे। उसके बाद लैंड फॉर्म कैसे इवॉल्व हुआ देखेंगे, लाइफ फॉर्म कैसे इवॉल्व हुआ देखेंगे। तो एक पूरा स्टोरी बनाएंगे। ठीक है। उसके बाद अप्लाइड जियोलॉजी में देखो, तुम रिमोट सेंसिंग एंड GIS, तुम तो जियोग्राफी के स्टूडेंट्स हो, तो यहाँ पे तुम पढ़े होगे। ठीक है ना। उसके बाद इंजीनियरिंग जियोलॉजी, उसमें पढ़ाएंगे कहीं पे डैम बनाएंगे, टनल बनाएंगे, ये सब चीज़ें। देन मिनरल एक्सप्लोरेशन, यहाँ पर जो इकोनॉमिक जियोलॉजी में हम डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, कहाँ पर कितना अवेलेबल है देखेंगे। उसके बाद वो जो और डिपॉजिट्स हैं, तो अभी उसको क्या करेंगे, उसको निकालेंगे। ठीक है ना। तो एक्सप्लोर करेंगे, तो एक्सप्लोरेशन कैसे होगा वो भी देखेंगे। ठीक है। बुझे? हाँ हाँ हाँ। और हाइड्रोलॉजी का कौन, उसके बाद हाइड्रोजियोलॉजी भी पढ़ेंगे। हाइड्रोजियोलॉजी में वाटर क्या है, वाटर टेबल क्या है, कंडीशंस क्या है, कहाँ पे वाटर स्कैरसिटी है, क्यों स्कैरसिटी है। अभी वाटर पोल्यूशन अगर हो रहा है तो कैसे उसको ट्रेस किया जाएगा, ट्रेसर टेस्ट क्या है, परमिएबिलिटी टेस्ट क्या है, डिफरेंट पैरामीटर्स क्या है अभी एक एक्वीफर बनने का, वाटर जहाँ पे रिजर्व रहेगा। ठीक है ना। अंडरग्राउंड वाटर कैसे पल्यूट होता है, अभी उसको रेन वाटर हार्वेस्टिंग कैसे करेंगे, अभी क्या क्या प्रोक्सीज हैं, ये सब चीज़ें हाइड्रोजियोलॉजी में पढ़ाया जाए। ठीक है। देखो ओवरऑल ये सब जो जितने भी टॉपिक्स है ना, ये अपने आप ही बहुत बड़े हैं, बट द थिंग इज दैट वी विल रेस्ट्रिक्ट आवर स्टडी टुवर्ड्स दिस एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें, हम उसके ऊपर ज़्यादा फोकस दें। ठीक है। जियोमॉर्फोलॉजी तो तुम देखो, जियोग्राफी के स्टूडेंट्स हो तो जियोमॉर्फोलॉजी तुम्हें पता ही होगा। ठीक है। क्लाइमेटोलॉजी, बायोजियोग्राफी, एनवायरमेंटल जियोग्राफी, देन जियोग्राफी ऑफ इंडिया, ये सब चीज़ें पढ़ा लेंगे। जियोग्राफी ऑफ इंडिया में ज़्यादातर फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया हम पढ़ेंगे। उसके बाद क्या होता है कि जियोफिजिक्स, यहाँ पे ये चीज़ें हम क्यों पढ़ाएंगे ये भी बताएं, क्योंकि देखो पार्ट C में, यहाँ पर तुम्हारा पार्ट C में कितना क्वेश्चन आता था, यहाँ पर देखो पार्ट C में क्वेश्चन नंबर 80 क्वेश्चन आएंगे। तो
80 क्वेश्चंस अगर पार्ट सी में आएंगे तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो कि जियोफिजिक्स से भी होंगे, इजी क्वेश्चंस। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द टफ क्वेश्चंस, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द इजी क्वेश्चन दैट यू कैन टैकल, है ना। अभी देखो सिग्नल हाँ प्रोसेसिंग, ये क्या है कि प्योर जियोफिजिक्स का स्टूडेंट होगा तभी समझ में आएगा, नहीं तो सिग्नल प्रोसेसिंग उसको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा स्किप करेंगे, या फिर इसमें थोड़ा कुछ ऐसे फॉर्मूलाज हैं जो हम तुमको बताएंगे, जो कि अगर क्वेश्चन में डायरेक्ट डेटा को आता है, जस्ट पुट द फॉर्मूला गेट द आंसर, ऐसा भी आता है तो ये हो सकता है। फील्ड थ्योरी ये भी समझ के बाहर हो जाएगा, समझा सकते हैं, बट आज फ्रॉम जियोग्राफी बैकग्राउंड और फ्रॉम जियोलॉजी बैकग्राउंड तो इसमें थोड़ा समझने के लिए तकलीफ, मतलब मुश्किल होगा। न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड इन्वर्जन्स, ये सब जीएसआई के लिए, जियोफिजिक्स के स्टूडेंट्स को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया जाता है। ठीक है ना। ग्रेविटी मैग्नेटिक फील्ड ये हम पढ़ा देंगे, ठीक है ना। तो प्लेट टेक्टोनिक। यहाँ पे बहुत सारे क्या होता है कि ग्रेविटी करेक्शन से क्वेश्चन आते हैं जो कि इजी है, ग्रेविटी करेक्शन से क्वेश्चन आते हैं तो तुम इजीली टैकल कर सकते हो। प्लेट टेक्टोनिक्स एंड जियोडायनामिक्स बाय यूजिंग जियोफिजिक्स, है ना। बाय यूजिंग जियोफिजिक्स प्लेट टेक्टोनिक्स को कैसे एंड जियोडायनामिक्स को कैसे तुम स्टडी करोगे। सेस्मोलॉजी एंड इलास्टिक थ्योरी, यहाँ पर तुम्हारा क्रॉसओवर डिस्टेंस, देन क्रिटिकल डिस्टेंस, इस रिलेटेड छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं जो कि इजीली टैकल किया जा सकता है। ग्रेविटी एंड मैग्नेटिक मेथड, दिस ग्रेविटी एंड मैग्नेटिक मेथड, दीज आर टू पोटेंशियल मेथड्स, दोनों को पोटेंशियल मेथड्स बोला जाता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेथड, देन सेस्मिक मेथड, वेल लॉगिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जियोलॉजी में क्या होता है कि गेट में भी वेल लॉगिंग जियोफिजिक्स का थोड़ा पोर्शंस रहता है, तो यहाँ पे हम ज़्यादातर यहाँ से यहाँ तक हम जियोलॉजी के स्टूडेंट्स को भी इन डिटेल पढ़ाते हैं, दैट आई यूज टू टेक द क्लासेस, ठीक है ना। सेस्मिक मेथड, इलेक्ट्रिकल, देन इलेक्ट्रोमैग ईएम, देन ग्रेविटी मैग्नेटिक, सेस्मिक, देन प्लेट टेक्टोनिक्स, जियोडायनामिक्स, ग्रेविटी एंड मैग्नेटिक पोटेंशियल फील्ड थ्योरी भी हम पढ़ाते हैं। बट सिग्नल प्रोसेसिंग, फील्ड थ्योरी एंड न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड इन्वर्जन्स वो चीज़ नहीं पढ़ाते हैं। थोड़ा सा सिग्नल प्रोसेसिंग हम पढ़ाते हैं इसमें, सेस्मिक में, सेस्मिक डेटा प्रोसेसिंग में, वहाँ पर सेस्मिक डेटा दोज आर ऑल्सो सिग्नल्स, तो सेस्मिक डेटा प्रोसेसिंग में थोड़ा पढ़ाता हूँ। मेटेरोलॉजी में क्लाइमेटोलॉजी, फिजिकल मेटेरोलॉजी, एटमॉस्फेरिक, इलेक्ट्रिसिटी, क्लाउड फिजिक्स, देखो क्लाउड फिजिक्स से क्वेश्चंस आते हैं। अभी देखो अगर हम जाएंगे कि पूरा इन डिटेल अभी इन सब चीज़ों को पढ़ने की कोशिश करेंगे तो पहले तो बात ये है कि इट विल टेक सो मच ऑफ टाइम। दूसरी बात ये है कि यहाँ से उतने भी क्वेश्चंस नहीं आएंगे। इफ़ यू आर इन्वेस्टिंग सम 2 आवर पर डे इन दिस, और इससे तुम जो आउटपुट मिलेगा वही 2 घंटा तुम इसमें इन्वेस्ट करो तो इससे ज़्यादा आउटपुट तुम्हें मिलेगा, ठीक है। एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट आवर टारगेट इज 120 to 130 मार्क, ठीक है ना। अभी जनरल हो गए तो 130 to 140 मार्क, सिंपल। तो इतना मार्क ले आओगे तो भाई डुअल डिजिट में रैंक आ जाएगा, जेआरएफ क्लियर हो जाएगा, हमारा जितना भी ऑब्जेक्टिव है दैट ऑब्जेक्टिव विल बी फुलफिल्ड, जो हम उसी के ऊपर ही काम कर रहे हैं, ठीक है ना। देन न्यूमेरिकल वेदर प्रेडिक्शन, ये सब कुछ चीज़ें हम छोड़ देंगे। जनरल सर्कुलेशन मॉडल ये हम पढ़ेंगे, ठीक है। सिनोप्टिक, एविएशन, सैटेलाइट मेट्रोलॉजी, ये कुछ चीज़ें हैं जो कि हमें स्किप करना पड़ेगा, ठीक है। फिजिकल ओशिनोग्राफी इंपॉर्टेंट, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। केमिकल ओशिनोग्राफी, यहाँ से भी इनडायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। केमिकल एंड बायोलॉजिकल ओशिनोग्राफी, यहाँ से इनडायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। ओशन साइंस को हम अच्छे से पढ़ेंगे। क्लाइमेटोलॉजी में थोड़ा कम टॉपिक पढ़ेंगे। ओशन सर्कुलेशन पढ़ेंगे। ओशन साइंस में क्या है कि यहाँ पे जो चीज़ें हैं अभी उसको अगर हम एक्सप्लेन भी करेंगे देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि हाँ ये चीज़ें हो रहे हैं। आईओडी, तुम्हारा इंडियन ओशन डाइपोल, एल नीनो, लानीना, मॉनसून, ये सब चीज़ें डेली लाइफ में भी इसका बहुत सारे यूटिलाइजेशंस है, तो इसीलिए ये सब चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं और ये समझ में भी आएगा और मार्क फेचिंग के लिए भी अच्छा है, समझ रहे हो। तो अभी नेक्स्ट जो हमारा फर्स्ट जो क्लास हम स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर देखो जियोलॉजी में मिनरलोजी एंड पेट्रोलॉजी अवेलेबल है ना। हाँ सॉरी, जियोलॉजी का पार्ट क्या डिटेल्स में पढ़ाएंगे? हाँ जियोलॉजी का पार्ट इन डिटेल पढ़ाया जाएगा। अच्छा अच्छा, ठीक है, जियोलॉजी का पार्ट इन डिटेल में पढ़ाया जाएगा। जियो फिजिक्स में थोड़ा बहुत चीज़ें इन डिटेल पढ़ाया जाएगा। अप्लाइड जियोलॉजी इसको भी इन डिटेल पढ़ाया जाएगा,
फिजिकल जियोग्राफी, इसको भी अच्छे से पढ़ाएंगे। तो अभी देखो मिनरलोजी एंड पेट्रोलॉजी जो अवेलेबल है, तो इसमें क्या होगा कि आई विल स्टार्ट फ्रॉम द क्रिस्टलोग्राफी एंड मिनरलोजी, ठीक है ना, क्रिस्टलोग्राफी एंड मिनरलोजी। यहाँ पर देखो तुम्हारे सिलेबस में कोई बोलेगा कि सर क्रिस्टलोग्राफी नहीं है, तो मैं ये बोलूँगा कि फर्स्ट बिफोर गोइंग टू स्टडी द मिनरल्स वन शुड बी क्लियर अबाउट क्रिस्टल्स, ठीक है ना। अभी क्रिस्टल को तुम पढ़ोगे तभी जाके मिनरल के बारे में थोड़ा आइडिया हो सकता है, बिकॉज ऑल मिनरल्स दे क्रिस्टलाइज इन पर्टिकुलर क्रिस्टल सिस्टम, तो क्रिस्टल्स के बारे में जानना ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैं क्रिस्टलोग्राफी मिनरलोजी स्टार्ट करूँगा। ऊपर से माय ऑब्जेक्टिव विल बी कि इसको एक स्टोरी की तरह पढ़ाया जाए जो कि तुम लिंक कर पाओगे, ठीक है ना। तो बिफोर आई स्टार्ट एनी टॉपिक आई विल स्टार्ट फ्रॉम द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ से जाके क्रिस्टलोग्राफी, मिनरलोजी, इग्नियस, मेटामॉर्फिक, जो पेट्रोलॉजी है, इसको हम पूरा कवर करेंगे। तो मैं कौन कौन सा टॉपिक यहाँ से कवर करूँगा ये भी बता देता हूँ। मिनरलोजी, पेट्रोलॉजी में कवर करूँगा, स्ट्रक्चरल जियोलॉजी, जियोटेक्निक्स ये भी मैं कवर करूँगा। आई थिंक यहाँ से जियोकेमिस्ट्री आई विल बी कवरिंग, प्री कैम्ब्रियन जियोलॉजी, ये क्रोस्टल इवोल्यूशन आई विल बी कवरिंग, ठीक है। ये जो पेट्रोलॉजी में इग्नियस, मेटामॉर्फिक एंड सेडिमेंट्री है, तो यहाँ से मैं इग्नियस पेट्रोलॉजी को मैं पढ़ाऊँगा, ठीक है। रिमोट सेंसिंग GIS अवेलेबल है, बट आई कैन टेक सम क्लासेस एंड यस, इतना है। और जियो फिजिक्स, ग्रेविटी, मैग्नेटिक, ये सारा का सारा टॉपिक मैं खुद ही पढ़ाऊँगा। और बाकी जो क्लाइमेट साइंस रिलेटेड टॉपिक्स हैं, पैलेंटोलॉजी के लिए हमारे पास फैकल्टी हैं, सेडिमेंटरी एंड स्ट्रेटिग्राफी के लिए भी फैकल्टीज़ हैं, फैकल्टीज़ हमारे पास अवेलेबल है, उसका कोई दिक्कत नहीं है। तो इतना टॉपिक मैं कवर करूँगा, बाकी देखेंगे, ठीक है। तो मेरा जो होगा दैट विल बी स्टोरी टेलिंग होगा, एंड आई थिंक यू विल लाइक। मेरा ऑब्जेक्टिव ये होगा कि तुम थोड़ा यहाँ से कुछ तो सीख के जाओ, ठीक है। हाँ, और मतलब क्लास क्या कब होगा, ये मतलब रूटीन कुछ है क्या? क्लास अभी से स्टार्ट होगा, ये तो तुम्हारा इंट्रो था। उसके बाद क्या है कि स्टूडेंट्स आते रहेंगे धीरे धीरे, मुझे पता है स्टूडेंट्स का बिहेवियर क्या है, वो धीरे धीरे जब टाइम ख़त्म होता होता जाएगा तब आएंगे, सर हमें एक ही साथ पढ़ा दो, बट इट विल टेक टाइम ना। 28 से स्टार्ट करने के लिए हम बोले थे, बट वी आर स्टिल स्टार्टिंग फ्रॉम 7-8, तो बात ये है कि इट विल टेक टाइम, वो चीज़ देखना पड़ेगा, ठीक है। It would be a great help to us if you guys can make some time and scan these barcodes and give us some constructive feedbacks. You can also like, comment, share and subscribe to our YouTube channel, and these are our rest social media link. You can get connected with us, and our objective or sole motto is to save our Mother Earth. So thank you very much.